वेलकम स्टूडेंट। केपी कॉलेज की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं लेसन बाय लेसन, तो यहाँ पे ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, तो इसमें हम बीए फर्स्ट ईयर के लेसन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये थर्ड लेसन है, ठीक है ना। तो थर्ड लेसन है, तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे यूनिट की बात करें, सेकंड यूनिट है और इस लेसन का जो वन पार्ट है वो हमने जो बिफोर क्लास है वो पढ़ लिया है। आज हम इसका जो शेष रहा जो भाग है, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है, अब ये जैसे क्लास है तो इस क्लास की या ये जो लेसन है इसको अच्छे से समझने के लिए आपको इसी लेसन का जो वीडियो बना हुआ है इससे पहले वाले पार्ट का, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं जो बिफोर क्लास जो वीडियो बना है उसका कुछ इस पार्ट यानी इसी लेसन से बना हुआ जो पार्ट है उससे संबंधित कुछ बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। लेकिन फिर भी आपको बिफोर लेसन है वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, हम ये जो पढ़ रहे हैं राज्य की प्रकृति के बारे में, ठीक है ना, और उसमें ये सिद्धांत है। तो सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि राज्य की प्रकृति, इसका नेचर क्या है, उनके बारे में अलग अलग सिद्धांत बने हैं। तो हम यहाँ पे सावे सिद्धांत को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। सावे सिद्धांत क्या है इसके बारे में हमने इससे पहले जो वीडियो बना है जिसमें हम पढ़ रहे थे तो उसके बारे में अच्छे से समझा है। फिर भी हम यहाँ पे शॉर्ट में समझेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत इस क्लास उससे वापस ये कंटिन्यू याद रहे और फिर से आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सावे सिद्धांत एक तरह से जो विद्वान है उन्होंने ये कहा है कि सावे सिद्धांत एक तरह से शरीर और राज्य को इक्वल मानते हुए चलता है। यानी ये कहता है, सावे सिद्धांत राज्य के बारे में ये विचार कहता है कि जिस तरह से शरीर का विकास होता है और शरीर के जो अंग होते हैं वो मिलकर काम करते हैं, वैसे ही राज्य भी उन्हीं अंगों से, यानी जो राज्य के अलग अलग अंग हैं उन्हीं अंगों से मिलके बनता है और उनका भी जो विकास क्रम है वो आगे चलता है। यानी बहुत से जो विद्वान हैं अलग अलग, उन्होंने दोनों में कॉमन बताया है कि राज्य और जो सावे सिद्धांत हैं, ठीक है ना, सावे सिद्धांत के बारे में जो राज्य हैं और व्यक्ति हैं, इन दोनों की बहुत सारे जो कह सकते हैं कि अलग अलग विशेषताओं को हम देखें तो एक सी है, कॉमन है। और फिर हमने इसकी समानताओं के बाद इसके इस विचारधारा यानी सावे सिद्धांत है वो व्यक्ति और राज्य के बीच से जो कॉमन समानता बताता है, इसके बाद हमें असमानताओं को भी पढ़ा है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हमने इसकी आलोचना करी थी। यानी ये हमने पढ़ा है कि जो सावे सिद्धांत है उसमें जो उसने जो बात कही है जो राज्य के बारे में, वो कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक वो बातें हैं वो जाके उसका एक आलोचनात्मक हो जाती हैं, उसका एक कह सकते हैं क्रिटिसाइज कर सकते हैं हम उसको। तो ये हमने पढ़ा है। फिर भी अब यहाँ पे एक बार इसको शॉर्ट में देख लीजिए कि सावे सिद्धांत क्या कहता है। तो प्लेटो ने व्यक्ति का शरीर के समान ही राज्य के संबंध में समानता स्थापित की, ठीक है ना। और यही सादृश्यता कहलाती है। यानी प्लेटो जो विद्वान है उन्होंने सावे सिद्धांत के बारे में ये कहा है कि जिस तरह से मानव का जो शरीर है उसके विभिन्न अंग है वो मिलकर काम करते हैं, उसके अलग अलग चरण होते हैं और विकास की प्रक्रिया में वो आगे बढ़ता है, वैसे ही राज्य भी एक तरह से उन्हीं अंगों से मिलके बनता है और उनमें भी विकास प्रक्रिया और उसका जो कालक्रम चक्र है वो आगे चलता है। यानी दोनों को एक समान माना है, ठीक है ना, समानता स्थापित की प्लेटो ने और इसे ही सादृश्यता कहते हैं। यानी सादृश्यता ये स्थापित की है प्लेटो ने, ठीक है ना। तो ये प्लेटो के विचार थे समानता के ऊपर। तो इसी तरह जैसे नेक्स्ट हमने देखा था कि
जो रोमन सिसरो हैं उसने भी यही कहा था कि दोनों में बहुत सी ऐसी समानता हैं जो हम यहाँ पे एक समान रूप में इसका वर्णन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये समानता के तौर पे हमने जो ये पढ़ा है सावे सिद्धांत, तो इसमें ये कहा था कि जैसे रचना किस तरह से हुई है, यानी हम यहाँ पे इसका डेवलपमेंट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस तरह से मानव का जो शरीर है वो स्टार्टिंग जो फेज होता है, स्टार्टिंग फेज का मतलब रक्त मांस हड्डी से बनता है, इससे फिर शरीर का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो सावे सिद्धांत में राज्य की संरचना भी यही कहती है कि जो जिस तरह से व्यक्ति का निर्माण होता है वही व्यक्ति राज्य में बहुत सारे व्यक्ति को एक संगठन होकर एक राज्य का निर्माण होता है। यानी ये इस तरह का है कि जिस तरह से व्यक्ति का शरीर बन के जो उसके अंग है जो भी मिलके एक व्यक्ति का शरीर बनता है, वही प्रक्रिया और वही जो व्यक्ति है वो किस में जुड़ता है, राज्य में। इस तरह से सावे सिद्धांत के अनुसार राज्य और मानव के शरीर में बहुत सारी समानता हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इनके संगठन, ठीक है ना, संगठन है वो किस तरह से है। तो विभिन्न अंग हैं वो मिलके एक तरह से काम करते हैं। राज्य की बात करें या फिर व्यक्ति के शरीर की बात करें तो इसके विभिन्न अंग हैं वो साथ में मिलके काम करते हैं और इसी तरह से उनके उत्पादन प्रक्रिया, विभाजन प्रणाली, ये सभी साथ साथ होती हैं। फिर इनके विकास क्रम को हम देखें तो विकास क्रम में क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग फेज को हम देखें तो व्यक्ति का शरीर तो नाशवान होता है। नाशवान मतलब एक समय के बाद व्यक्ति का जो समापन यानी उसकी बॉडी है वो समाप्त होती है। इसी तरह व्यक्ति की एंडिंग में मृत्यु भी होती है, तो मतलब उसका समापन हो जाता है। तो इसी तरह राज्य में भी यही होता है। राज्य में भी उसके जो अंग यानी जो व्यक्ति ये उसके जो विभिन्न संस्थाएं वो हैं तो उसके भी समापन होते हैं और उसकी वजह या उसकी जगह नए आते हैं, नए व्यक्ति हैं जो उसका स्थान ग्रहण करते हैं। तो ऐसे बहुत सी समानता हैं जो अलग अलग विद्वानों ने ये कहा है कि सावे सिद्धांत के अनुसार राज्य और व्यक्ति एक ही हैं, उनके बीच में बहुत सी समानता हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताई है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक स्पेंसर जो विद्वान है इंग्लैंड के, ठीक है ना, तो इन्होंने भी सावे सिद्धांत में व्यक्ति एवं राज्य को एक ही माना है, ठीक है ना। ये एक कैसे कि रिवाइज क्लास है, क्योंकि इसमें आपको वापस पता चलना चाहिए कि हमें जो पीछे पार्ट में पढ़ा है वो क्या था। अगर वे थोड़ा शॉर्ट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको वापस समझ में आ जाएगा और इसका जो बचा पार्ट है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्पेंसर ने भी यही कहा है कि सावे सिद्धांत में व्यक्ति और राज्य को एक ही माना गया है, एक ही तरह से इनका शुरुआत है, क्रम में जो प्रक्रिया है वो चलती रहती हैं। फिर ये तो इसकी समानताओं के बारे में हमने चर्चा की थी। अब इसकी अगर आलोचना करें, आलोचना कब करेंगे, क्योंकि इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट ऐसे मिले, यानी इसमें इसके जो ये समानताएं बताई हैं तो इसमें ऐसे भी कुछ एक पॉइंट होंगे जो पूरी तरह से सही यानी समान इक्वलिटी नहीं बताते हैं, तो वही इसमें आलोचना के पॉइंट बनते हैं। लेकिन इससे पहले ये समानता के कुछ एक पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे आपसे जिक्र किया है। अब सावे सिद्धांत में व्यक्ति और राज्य को एक ही माना गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी तर्क हैं जिससे हम यहाँ पे समझते हैं कि दोनों के बीच में असमानता भी बहुत सी है। तो वो यहाँ पे देखना है पारस्परिक निर्भरता की सीमा में भेद, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है, ठीक है ना, और इसी तरह से एक समाज होता है वो उसके विकास में उसको मिलकर या उसके साथ जुड़कर उसके कार्य को संपन्न करता है। तो ये एक तरह से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर होना भी जरूरी है। एक अंग व्यक्ति के एक अंग का दूसरे अंग के ऊपर निर्भर होना, मिलकर काम करना, ये इस तरह से एक व्यक्ति को या व्यक्ति की सीमा में उसको बांधे रखता है। लेकिन राज्य में ऐसा नहीं है। राज्य में अगर ये कहें कि राज्य के अंग की तरह अगर बात करें तो राज्य का अंग एक व्यक्ति भी होता है, ठीक है ना, उनकी संस्था होती है। तो राज्य का अगर व्यक्ति अंग है वो उससे अलग हो जाए फिर भी राज्य काम करेगा। लेकिन व्यक्ति के अंतर्गत की बात करें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर को अगर हम यहाँ पे इसके अध्ययन के तौर पे देखें तो सभी मिलकर शरीर है वो काम करेगा तभी उसका सफल परिणाम सामने आता है। लेकिन राज्य में ऐसा नहीं है। राज्य में क्या है, राज्य में एक अंग अगर हट भी जाए, निकल भी जाए या उसका एक अंग है वो काम नहीं करे फिर भी राज्य है वो अपना काम करता रहेगा। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंसेज हुआ, दोनों में असमानता है कि इसमें पारस्परिक निर्भरता है वो अलग अलग है दोनों की। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे बात करें चेतना शक्ति,
असमानता को हम भी देख रहे हैं, ये समानता को हमने देखा था। तो असमानता में क्या था, असमानता की बात करें तो चेतना शक्ति की जैसे बात करते हैं तो व्यक्ति का जो शरीर होता है, ठीक है ना, यानी कि व्यक्ति की बात करें तो उसमें एक ही चेतना होती है, ठीक है ना, कंस्टिट्यूशनलेस यानी एक ही होता है जिससे वो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया या जो भी उसका जो कार्य होता है वो करता है, ठीक है ना। और उसमें अगर चेतना नहीं है, एक ही चेतना अगर वो भी नहीं है तो वो उसका शरीर या वो उस व्यक्ति को हम वहाँ पे शून्य के बराबर मानते हैं। लेकिन अगर हम राज्य की बात करें उसकी कंपैरिजन में व्यक्ति के, तो राज्य में बहुत सारी चेतनाएं होती है, मतलब राज्य में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उनका एक समूह होता है जो राज्य में उनके साथ मिलके उसके अंग के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि असमानता की बात करें तो व्यक्ति में तो एक ही चेतना होती है, जबकि राज्य में बहुत सारी चेतनाएं होती है जो मिलकर काम करती हैं, ठीक है ना। उसमें एक व्यक्ति को अगर हटा भी दे, उसकी चेतना अगर काम नहीं करे यानी उसको वो उसकी मृत्यु हो जाए तो दूसरे व्यक्ति काम करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नहीं कहा जाएगा व्यक्ति और राज्य को, क्योंकि दोनों में ये असमानता है वो यहाँ पे प्रतिद्वंद यानी सामने आ रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये असमानता को हमने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट किया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि इस सिद्धांत की जिस तरह से विद्वानों ने इस सिद्धांत को हमारे सामने रखा है या उनके विचार हमने पढ़े हैं और आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो इस तरह से जैसे समानता और असमानता को हमने यहाँ पे पढ़ा। अब ये सिद्धांत है इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे नकार सकते हैं, तो नकारने के तौर पे यानी नेगेटिव पॉइंट है जिसकी हम यहाँ पे आलोचना करेंगे, ठीक है ना। तो आलोचना का पहला पॉइंट ये है कि समानता पूर्ण नहीं है। मतलब हम जैसे जैसे इंग्लैंड के जो स्पेंसर है उसने कहा है कि राज्य और व्यक्ति तो एक ही है, इक्वलिटी माना है, लेकिन आलोचना के एक पहले ही पॉइंट को हम यहाँ पे देखें तो राज्य और व्यक्ति पूर्ण तरह से एकदम पूर्ण तरह से एक नहीं माना जा सकता उसको, क्योंकि व्यक्ति है वो एक तरह से एक ही भाग होता है, ठीक है ना। एक ही भाग का मतलब जैसे यहाँ पे करेगा उसकी एक ही चेतना होती है, ठीक है ना। उसके अंग हैं वो आपस में मिलके काम करते, अगर वो नहीं है तो वो फिर काम करना बंद कर देगा, यानी वो पूरी तरह सफल यानी 100% सही से काम नहीं कर पाता है। तो जबकि राज्य की बात करें तो इसके कुछ एक अंग अगर काम नहीं भी करे तो राज्य चलेगा, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे देखें तो ये कहा गया है कि व्यक्ति का कुछ समय के बाद एक लिमिट होती है, जैसे 100 साल जिएगा या 50 साल 75 साल जो भी इसकी लिमिट होती है, लेकिन राज्य ये नहीं है। राज्य में एक व्यक्ति के मरने के बाद दूसरा व्यक्ति है वो वहाँ पे आएगा और इस तरह से राज्य चलता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति है उसका जीवन चक्र, ठीक है ना, एक फिक्स लिमिट यानी कि लिमिट है जिस जहाँ तक वो जीवित रह सकता है, यानी ये कह सकते हैं अस्थायी है, व्यक्ति का शरीर अस्थायी है, जबकि राज्य हमेशा के लिए बना रहेगा। एक व्यक्ति जाएगा दूसरा आएगा, तो इस तरह से जो राज्य है वो स्थायी है, ठीक है ना, वो कंटिन्यू बना रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि राज्य और व्यक्ति के बारे में जो सावे सिद्धांत कहता है कि दोनों समान है, तो यहाँ पे हम जिस तरह से समझे हैं तो इसमें पूर्ण समानता नहीं है, दोनों को पूर्ण तरह से एक ही नहीं माना जाएगा। तो इसकी आलोचना का ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता सामने आता है, ठीक है ना। दूसरा हम जैसे दूसरे पॉइंट की बात करें तो व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता। जैसे व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है ना, और इसके बाद वो अपने स्थान को लेकर यानी समाज में अपनी भूमिका को लेकर वो प्रयास करता है, यानी अपने आप को डेवलप करता है और समाज में एक भूमिका यानी एक कह सकते एक ऐसा उसका ओहदा है, मुकाम है, वो पाने के लिए वो प्रयत्न करता है, वो प्राप्त करता है। तो ये उसके जन्म से फिक्स नहीं होता है कि वो वहीं जाकर सेट होकर वहीं बैठेगा, यानी ये नहीं है कि पिता ने जैसे ये काम किया है कि जैसे वो कलेक्टर है तो बेटा जस्ट पिता के रिटायर के बाद वो पद ग्रहण करके, ऐसा नहीं है। उसको अपने हक के लिए अपने समाज में उसकी भूमिका के लिए उसको प्रयास करना पड़ता है, तो वो उसका स्थान फिक्स नहीं होता है उस समाज में, उस राज्य में। लेकिन हम राज्य की बात करें तो राज्य में एक व्यक्ति जाएगा दूसरा आएगा, तो वो एक तरह से क्या होता है, या उसके अंग है दूसरे जाएंगे और उसकी जगह कोई और आएगा, तो उनकी स्थान या कह सकते हैं उसकी भूमिका एक तरह से फिक्स होती है। तो यहाँ पे ये क्या आपने आलोचनात्मक पॉइंट के रूप में ये है कि व्यक्ति का स्थान निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये समानता बिल्कुल नहीं होगी। फिर जन्म विकास और मृत्यु के नियम भी अलग अलग हैं, ठीक है ना। जन्म विकास और मृत्यु ये व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह से व्यक्ति का जीवन चक्र चलता है और अंतिम यानी जब ओल्ड एज हो जाता है तो इसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से व्यक्ति है वो अस्थायी है, ठीक है ना, उसका कोई निश्चित कह सकते क्रम नहीं है। तो राज्य की बात करें तो वो इससे बिल्कुल ही भिन्न है, क्योंकि राज्य के अंदर
राज्य का जो कार्यकाल होता है, यानी राज्य की अगर सीमा को या उसकी समय को देखें तो राज्य एक तरह से स्थायी होता है, क्योंकि उसके काल चक्र है वो चलता रहता है। तो ये आलोचनात्मक पॉइंट हो गया कि इनके जन्म, मृत्यु और जीवन चक्र में बहुत सारी भिन्नता हैं, वो कभी भी एक सी नहीं कही जा सकती। तो हमने यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा, इसका समानता असमानता के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस जो सावयव सिद्धांत है, इसमें राज्य और व्यक्ति के बारे में जो समानता बताई है व्यक्ति के शरीर और राज्य के बारे में, वो कुछ हद तक सही भी है, और जो इसकी असमानता है वो भी हमने यहाँ पे जिक्र किया है। और आलोचना के पॉइंट ये भी हैं जो हमने स्वीकार किए हैं, क्योंकि हम कुछ हद तक ये भी मान सकते हैं कि इसकी दोनों के बीच में पूर्ण तरह से समानता नहीं है। तो हमने इसकी समानता असमानता और आलोचना का जिक्र करने के बाद हम अब ये नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि सावयव सिद्धांत राजनीति विज्ञान में कितना महत्वपूर्ण है। इनके जो विचार है वो राज्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और राजनीति विज्ञान में ये जो सावयव सिद्धांत है वो कितना महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, यानी कितनी महत्वपूर्ण ये विचारधारा है, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब तक जो हमने ये लास्ट जो कह सकते हैं कि जो पढ़ा है अभी, वो जस्ट पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइंड था, ताकि आपको इस क्लास में वापस कंटिन्यू जो मैं नेक्स्ट अभी पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आए, ठीक है ना। और इसको और अच्छे से समझना है तो पीछे वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सावयव सिद्धांत का महत्व, ठीक है ना। इस सिद्धांत का क्या महत्व है राजनीति विज्ञान में, और एक तरह से व्यक्ति के जो परिक्षेत्र को हम यहाँ पे देखते हैं। तो ध्यान रखना है कि सावयव सिद्धांत के ऊपर एम केचने ने इस सिद्धांत को समस्त राजनीतिक दर्शन की आधारशिला माना है। यानी एम केचने ने तो ये कहा है कि ये जो सिद्धांत है सावयव सिद्धांत, यह समस्त राजनीतिक दर्शन की एक तरह से आधारशिला है, यानी बेसिस है जो राजनीति विचारधारा को आदान प्रदान, ये कह सकते हैं बेसिस प्रदान करता है। तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे नोट करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक विद्वान है, ठीक है ना, एम केचने, इसने इस सिद्धांत को समस्त राजनीतिक दर्शन की एक आधारशिला कहा है। ठीक है ना। इसने कहा है कि ये जो सावयव सिद्धांत है वह एक तरह से राजनीति जो दर्शन है, ठीक है ना, उसकी आधारशिला है। यानी हम राजनीति दर्शन को अगर समझना है तो इसके लिए सावयव सिद्धांत एक महत्वपूर्ण है। इसको समझने के उपरांत ही हम ये जो राजनीतिक दर्शन है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये कहना है एम केचने का, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सावयव सिद्धांत है, इसके महत्व के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो महत्व के बारे में, इसके महत्व के बारे में गेटेल ने कहा है, ठीक है ना। गेटेल के अनुसार सावयव सिद्धांत का महत्व पढ़ रहे हैं, और ये महत्व यानी इस महत्व के बारे में गेटेल ने कहा है, तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो गेटेल ने इसके महत्व यानी गुण के बारे में बताया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम गुण के बारे में समझ रहे हैं कि ये सिद्धांत कितना महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यानी सावयव सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कृत्रिम वस्तु नहीं है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल ये नहीं है, अपितु इसका विकास हुआ है। जिस तरह से व्यक्ति आर्टिफिशियली नहीं होता है, उसका जन्म, ठीक है ना, और धीरे धीरे वो विकास होता है और कुछ समय के बाद उसका समापन होता है। तो ये एक इसका विकास क्रम है, विकास होता है। तो ऐसे ही गेटेल ने कहा है कि सावयव सिद्धांत है वो बनाया हुआ नहीं है, कृत्रिम नहीं है, इसका धीरे धीरे व्यक्ति के साथ ही समय के अकॉर्डिंग इसका विकास हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट नोटेड पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कहा है वो गेटेल ने कहा है। तो इस आपको इस सिद्धांत को यानी कह सकते हैं इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक कृत्रिम वस्तु नहीं, अपितु
इसका भी विकास हुआ है। ठीक है ना, ये इसके गुण के बारे में हम यानी साव्य सिद्धांत के महत्व और गुण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये कहा है कि राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, ठीक है ना, कृत्रिम वस्तु नहीं है, इसका भी विकास हुआ है। जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि साव्य सिद्धांत है, इसका विकास क्रम, ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति कब से हुई, तो हमने वो पिछली वीडियो में समझा है। तो अब नेक्स्ट हम इसके गुण के बारे में देखें, महत्व के बारे में। तो ये सिद्धांत, साव्य सिद्धांत इस तथ्य पर विश्वास करता है कि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसकी सामाजिक प्रवृत्ति ही राज्य को जन्म देती है। ठीक है ना, मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव की बात करें तो वे क्या है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है ना, और यही गुण, सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो यही गुण हम यहाँ पे बात करें तो इसी वजह से, यानी व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तो वो समाज में रहता है। ठीक है ना, अकेला नहीं रहेगा, समाज में रहेगा। ठीक है ना, हाँ, तो पढ़ रहे हैं तो मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, इसी वजह या फिर कह सकते हैं कि इसी प्रवृत्ति से राज्य का जन्म होता है, क्योंकि व्यक्ति अकेला रहकर अपना स्वतः विकास नहीं कर सकता है। व्यक्ति का एक समूह, व्यक्ति अकेला कभी कह सकते हैं किसी भी सफलता के लिए मान्य नहीं हो सकता, या उसको कह सकते हैं वो एक अकेला है, वह कोई महत्वपूर्ण रोल अदा नहीं कर सकता। तो व्यक्तियों का जो समूह होता है, ठीक है ना, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो क्या होता है, एक समाज का निर्माण होता है, और समाज के द्वारा यानी धीरे धीरे समाज के विस्तार होने से धीरे धीरे क्या होता है, एक राज्य का निर्माण होता है। तो वही यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कि मनुष्य एक तरह से सामाजिक प्राणी है, यानी वो समाज में रहना पसंद करता है। तो इसी प्रवृत्ति यानी इसी इसके नेचर के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, एक राज्य का विकास होता है, यानी राज्य का जन्म होता है। तो ये जो बात है, हमें ये बात कहाँ से एकदम स्पष्ट हो रही है, साव्य सिद्धांत से। तो ये एक तरह से साव्य सिद्धांत का गुण है जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट की जैसे हम बात करें तो थर्ड पॉइंट ये इसके यानी गुण के बारे में। तो यह सिद्धांत इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि समाज केवल बिखरे हुए व्यक्ति का समूह मात्र नहीं है। समाज कोई अलग, ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर कोई लोग नहीं है, या कह सकते व्यक्ति नहीं है, उसका कोई विस्तार नहीं होता। तो समाज एक तरह से क्या होता है, बहुत से लोगों का, ठीक है ना, समूह होता है। तो इस तरह से ये बिखरा हुआ एक भाग नहीं कह सकते, ये एक तरह से संगठित समूह कह सकते हैं, जिसमें मानव या उनकी जो प्रजातियां हैं वो निवास करती हैं। तो सभी व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं और सब मिलकर समाज पर निर्भर होते हैं। यानी समाज में जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी कह सकते हैं कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और इस तरह से समाज में ये जो एक दूसरे से कह सकते काम होना, और इस तरह से निर्भरता बढ़ती है, और ये आपस में एक दूसरे से संपर्क होता है, समाज की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और ये निर्भरता यहाँ पे सिद्ध हो रही है। तो यही बात यहाँ पे इस सिद्धांत का महत्व इस विचार में निहित है कि सबके कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण है। ठीक है ना, तो ये जो बात यहाँ पे जाहिर हो रही है, सबके कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण भी निहित होता है। व्यक्ति अकेला अपना स्वतंत्र रूप में विकास नहीं कर सकता, वो समाज में रहेगा तो समाज में
खुद का विकास होगा उससे पहले, खुद का कोई व्यक्ति अगर विकास करना चाहे तो उसका होगा, लेकिन उससे पहले समाज का भी विकास होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे समाज यानी राज्य की बात करें तो राज्य और व्यक्ति को यहाँ पे इक्वल ही यहाँ पे इस महत्वपूर्ण विचारधारा के तौर पे समझा जा रहा है, जो सावे सिद्धांत इस बात का जिक्र कर रहा है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे हम इसके सावे सिद्धांत के महत्व को समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमने इसकी आलोचनाओं को और इसकी समानता को समझने के बाद इसके महत्व को समझाया। तो ये इस तरह से आपको ये सिद्धांत, सावे सिद्धांत के बारे में अच्छे से कह सकते हैं समझ में आ गया होगा कि ये विचारधारा क्या है, इस सिद्धांत के बारे में, सावे सिद्धांत के बारे में ये क्या कहा गया है कि राज्य क्या है और व्यक्ति क्या है, इनके बीच में संपर्क क्या है। तो ये यहाँ पे इस तरह से अपने पास ये जो क्लैरिफिकेशन मिल जाता है इस लेसन से। नेक्स्ट हम यहाँ पे इस समानता और कैसे महत्व को समझने के बाद इस सावे सिद्धांत को एक निष्कर्ष तौर पे समझे तो ये विचार क्या कहता है। तो ये जो कह सकते गुण बताए वो गेटल ने बताए हैं, ये आपको नोट करने हैं। और ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है तो इसलिए आपको इसको वापस रीलर्न भी करना है, पढ़ना है। अब हम इसके निष्कर्ष के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है ना। निष्कर्ष क्या है इस सिद्धांत का, तो वो देखिए सावे सिद्धांत को हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इसके निष्कर्ष के बारे में अगर बात करें तो राज्य के स्वरूप को शरीर के रूप में प्रतिपादित करने वाले उपयुक्त विद्वानों के विचारों में हम दो प्रकार की विचारधाराएं देखते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से हमने ये सावे सिद्धांत को पढ़ा है तो इस तरह से हमारे सामने दो थॉट यानी दो विचारधारा सामने आती है। दो विचार है वो हमें यहाँ पे एक तरह से हाईलाइट हो रहे हैं। तो इन दो विचारों को हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि सावे सिद्धांत के बारे में उन विद्वानों की सोच के अनुसार हम उनसे क्या समझे हैं। तो देखिए प्रथम विचारधारा ये है जिसे हम अपनाते हुए प्लेटो, अरस्तु, सिसरो और जॉन ऑफ सेलिब्री आदि विचारकों ने राज्य को शरीर के समान बताया है, ठीक है ना। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि किन किन विद्वानों ने राज्य और व्यक्ति दोनों एक तरह से इक्वल माना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे प्लेटो, अरस्तु और सिसरो, ठीक है ना। और भी दो तीन विद्वान हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इनके बारे में। तो इन्होंने इन विचारकों ने, ठीक है, तो ये तीन विचारक हैं, ठीक है ना। इन विचारकों की अगर बात करें तो इसने राज्य और व्यक्ति के शरीर के बारे में क्या अपने विचार दिए हैं। तो इसको वापस यहाँ पे निष्कर्ष तौर पे हम देख रहे हैं। तो प्लेटो, अरस्तु, सिसरो और जॉन ऑफ सेलिब्री, ठीक है ना। यहाँ पे एक अन्य विद्वान और हैं, आदि विचारकों ने राज्य को शरीर के समान ही बताया है। राज्य को व्यक्ति के शरीर के समान ही बताया है, ठीक है ना। तो एक तरह से तो ये विद्वान है, ठीक है ना। इसमें ये जैसे प्लेटो, अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य और व्यक्ति का जो शरीर है वो क्या है, समान है। दोनों को एक तरह से में समानता भी उन्होंने बताई है पहले। तो ये समानता जैसे राज्य और व्यक्ति दोनों को समान बताने वाले कौन कौन से विद्वान हैं, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा जो थॉट है वो यहाँ पे सामने आ रहा है इस सिद्धांत को हमें पढ़ते हुए, वो ये है कि ब्लस्टली और इसके प्रमुख हैं जो जैसे स्पेंसर, हम जैसे बात की थी, एक तो स्पेंसर, ठीक है ना, दूसरा है ब्लस्टली। तो ये जो विद्वान है, ठीक है ना, इन विद्वानों ने ब्लस्टली की बात करें, ये दो विद्वान हैं, इन्होंने सावे सिद्धांत को यहाँ पे समझाते हुए राज्य और व्यक्ति के बारे में क्या कहा था। जैसे आपको अगर याद है, जैसे मैंने पहले बताया था कि इन्होंने जैसे यानी स्पेंसर और ब्लस्टली की बात करें तो इन्होंने सावे सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया है कि राज्य और व्यक्ति का शरीर एक ही है।
दोनों में कोई फर्क नहीं है, पूर्ण तरह से एक है। जबकि प्लेटो, अरस्तु, सिसरो ने क्या कहा है, दोनों समान है, यानी इनके बीच समानता स्थापित किया। लेकिन ये तो राज्य और व्यक्ति के शरीर को एक ही मानते हैं, यानी जिस तरह से राज्य काम करता है उसी तरह से व्यक्ति भी और व्यक्ति का शरीर भी काम करता है, तो इसको एक ही बता है। तो यहाँ पे ये दो थॉट है वो सामने निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसके अनुसार राज्य न केवल शरीर के समान है, जिसके अनुसार पिछले यानी इनके अनुसार की बात करें, ये दो विद्वान ये कहते हैं कि स्पेंसर और ब्लैंचली के अनुसार व्यक्ति का शरीर व राज्य, व्यक्ति का शरीर व राज्य एक तरह से क्या है, समान है, ठीक है ना। और समान से भी महत्वपूर्ण जो बात ये कह रहे हैं वो क्या है कि एक ही है, ठीक है ना। के अनुसार व्यक्ति का शरीर और राज्य समान नहीं, वरन ये क्या कह रहे हैं, दोनों एक ही हैं। तो इन्होंने ये इनसे आगे बढ़ के ये बात इन्होंने ये कही है कि स्पेंसर ब्लैंचली के अनुसार व्यक्ति का शरीर व राज्य समान नहीं, वरन दोनों एक ही हैं। तो ये इस पूरे पाठ को हम पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि राज्य और व्यक्ति का जो जिस तरह से विकास क्रम होता है, ठीक है ना, जिस तरह से इसमें इसके जो अंग हैं जो राज्य के, उसमें व्यक्ति एक प्रमुख अंग के रूप में काम करता है। व्यक्ति एक उसका शरीर है, उसके भी एक अंग होते हैं। दोनों को यहाँ पे कंपैरिजन में हमने पढ़ा है। तो सापेक्ष सिद्धांत को यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको एकदम स्पष्ट ये क्लियर हो गया हो कि सापेक्ष सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो इसको पूरे पढ़ने के बाद निश्चित तौर पर ये दो विचार हमारे सामने पूर्ण रूप में हाईलाइट होते हैं। तो प्लेटो और सिसरो के अनुसार ये कह रहे हैं कि राज्य और व्यक्ति एक ही हैं, जबकि स्पेंसर और ब्लैंचली तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य और व्यक्ति का शरीर समान नहीं, वरन वो एक ही हैं, क्योंकि राज्य किनसे बनता है, व्यक्तियों से, ठीक है ना। और व्यक्ति का जो शरीर है वो राज्य में होता है, मतलब राज्य का एक अंग होता है। तो इस तरह से व्यक्ति और राज्य को अलग नहीं माना जाए, एक ही माना जाए, ये विचार स्पेंसर और ये कहते हैं। और जबकि प्लेटो और अरस्तु इन्होंने कहा था कि राज्य और जो व्यक्ति है इन्होंने क्या कंपैरिजन किया, जब उन्होंने इसकी समानता बताई कि जिस तरह से राज्य का विकास क्रम होता है, इस तरह व्यक्ति का भी, शरीर का भी विकास क्रम होता है, उनका समय चक्र होता है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो ये जो हमने लेसन पढ़ा, इससे संबंधित अगर आपको कोई अगर डाउट है, ठीक है ना, जैसे विचारधारा में कुछ एक पॉइंट ऐसे भी आए होंगे, तो हो सकता है अगर आपको समझ नहीं आए तो इसके लिए आप कॉलेज में आके संपर्क कर सकते हैं और हमसे रूबरू मिलकर इस पर आप डिस्कस करेंगे और आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इससे संबंधित, इस लेसन से संबंधित नोट्स भी बने हुए हैं, तो आप कॉलेज में आके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना, और पढ़ते रहिए, ठीक है।